भारत में इन दिनों आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह 4.5% के करीब पहुंच चुकी है। एक माह पहले महंगाई की शरह 4.35% थी, यानी इसमें एक ही माह के दौरान कुछ इजाफा हुआ है और उससे पहले कई माह तक महंगाई की शरह इससे भी ज़्यादा रही है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% ईंधन बरामद करता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और उसके बाद कुछ नीचे आई हैं। अक्टूबर में मार्केट रिसर्च कंपनी एक्सेस माई इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें हिस्सा लेने वाले 88% से ज़्यादा अफराद ने बताया कि वो नवंबर में दिवाली के मौके पे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और जेवरात जैसे बड़े आइटम्स नहीं खरीदेंगे। भारत में रिवायती तौर पर लोग दिवाली के मौके पे सोने की बहुत खरीदारी करते हैं, लेकिन इस मरतबा लोगों ने कहा कि वो कपड़ों और जूतों जैसी कम कीमत अशिया खरीद कर ही खुशी मनाएंगे। सुनते हैं कुछ भारतीय सारिफीन किन हालात का सामना कर रहे हैं। बजट में तो फ़र्क पड़ते ही है सर। एक तो बच्चे भी छोटे हैं तो शॉपिंग करनी है, उसमें कटौतियाँ करते हैं। घर के खर्च जो एक्स्ट्रा हम कर सकते थे उनको भी कटौती करनी पड़ती है हमें। फाइनेंशियली भी वो बजट वो पड़ता है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, कहाँ से इतना वो अफोर्ड करेंगे। पहले अपने गाड़ी से चलते थे, अब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। अब ये पब्लिक व्हीकल जो हैं इनका यूज़ करते हैं, बस वगैरह से आते जाते हैं, अपनी गाड़ी कम चलाते हैं। ड्राई फ्रूट है इतने महंगे हो गए हैं, पहले से अब हाफ ले रहे हैं। हफ्ते के अंदर में बीच में काफ़ी बार नॉनवेज खा ले कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरे हफ्ते में एक बार ही नॉनवेज खाया जाता है, वो भी महंगाई की वजह से। महंगाई के अलावा भारत में एक और बड़ा मसला बेरोजगारी का भी है। IMF के मुताबिक शरह बेरोजगारी 7.1% है, जबकि मईशत पर नज़र रखने वाले एक मारूफ भारतीय थिंक टैंक CMI के मुताबिक 7.25%। बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा सामना नौजवान और नए ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। अंदाज़न हर 3 में से एक नौजवान के पास मुलाजमत नहीं है। भारत में कोविड के सबब पिछले साल मईशत सुकड़ गई थी और उसमें 7.25% तक की GDP में कमी आई थी। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए थे। इस साल IMF का अंदाज़ा है कि भारत में माशी तरक्की की शरह 9.5% होगी। अब 7.25% की कमी के बाद 9.5% की तरक्की सुनने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि पहले 7.25% की जो गिरावट हुई थी उसका नुकसान पूरा होगा और उसके बाद तकरीबन 2.25% की पॉजिटिव ग्रोथ होगी, यानी मईशत वबा से पहले की सतह पर फिलहाल नहीं पहुँच पाएगी। तो भारत की मईशत की जो मजमूई सूरत हाल है उसको समझने के लिए हम बात करेंगे सहाफ़ी पूजा मेहरा से, जो कि किताब द लॉस्ट डेकेड की मुसन्निफ़ा हैं। इस किताब में उन्होंने 2008 से 2018 के दौरान भारत की मईशत का जायज़ा लिया है। पूजा, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान है, लेकिन यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस वक्त सबसे ही ज़्यादा है। क्या वजह है, क्यों नई नौकरियाँ नहीं पैदा हो पा रही? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है इंडियन ग्रोथ मॉडल की, जिसमें कि उतनी नौकरियां जितनी निकलनी चाहिए स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं निकल पाती हैं। आपको याद होगा 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ा था, उसमें भी उन्होंने जॉब्स का बहुत बड़ा इशू बनाया था। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि अलग-अलग सोर्सेज से डेटा कॉन्फ्लिक्टिंग पिक्चर्स दिखा रहा है, तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग गरीब हैं। जो लोग गरीब हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं, तो वो शहरों से लौट के गांव में जाके फार्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट 80 से 90% ट्रेडिशनली इंडियन इकॉनमी में रहता है, वो कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा उनको शॉक लगा है और वो जॉब्स जो हैं उसमें भी कमी आई है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह आपने भी कहा कि मोदी हुकूमत जॉब्स के वादे के साथ आई थी, लेकिन हमने देखा कि जो पहली टर्म हुई उसमें भी जो GDP में ग्रोथ थी उसकी जो रफ्तार थी वो 1% से भी कम थी और फिर दूसरी टर्म में तो ग्रोथ हर साल गिरी ही है। तो क्या वजह नज़र आ रही है इसकी? गिरावट थी पहली टर्म में भी और उसके बाद अभी भी गिरावट है। ये जैसे कि आपने मेरी किताब के बारे में बात किया, उसमें भी मैंने रिकॉर्ड किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिर जितने भी इंडियन इकॉनमी को शॉक्स लगे हैं उसके बाद रिबाउंड तो हो जाती है इकॉनमी, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो डिसीजंस लेते हैं इकॉनमी के लिए शॉक के बाद, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का शॉक था 2013 में, टेपर टेंट्रम्स का शॉक था, अभी कोविड का शॉक है, लेकिन वो जो रिकवरी है वो सस्टेन नहीं हो पाती है। आपने अभी बताया कि इस साल भी रिकवरी का प्रोजेक्शन आया है
9.5% जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है। रिकवरी जो है पॉलिसी डिसीजंस लेके, स्टिमुलस देके या चाहे मॉनेटरी या फिस्कल यानी पैसे जो हैं खर्च करके सरकार रिकवरी दिखा देती निकल आती है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जो इंडियन इकॉनमी के हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट उतना नहीं है, एजुकेशन रिफॉर्म्स और जितना ज़रूरत है वो नहीं है, हेल्थ अवेलेबिलिटी जितना होना चाहिए पब्लिक हेल्थ वो नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर के बाहर के सेक्टर्स हैं, मेनली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट होती हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो ऐसी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, ऐसे सेक्टर्स में फैक्ट्रियाँ लगती हैं जो मशीनों से ज़्यादा काम कराते हैं और उतनी जॉब्स तो जितनी लोगों के लिए वो उसमें जगह रहती नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी जी। वैसे एग्रीकल्चर की बात भी करते हैं, बिकॉज लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आधा हिस्सा जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लेकिन एक तो इस सेक्टर का जीडीपी में भी हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, और फिर हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो रहा है कि किसानों का एहतजाज जो है, जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। तो एग्रीकल्चर में भी जो स्लो ग्रोथ है, एक तो आप उसकी क्या वजह देखती हैं, और फिर आपके ख्याल में कितना बड़ा बर्डन वो इकॉनमी पे है, उसकी स्लो ग्रोथ से पूरी इकॉनमी की ग्रोथ कैसे अफेक्ट हो रही है? बर्डन तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे फार्मर्स की वजह से ही है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जितने लोग फार्मिंग में एम्प्लॉयड हैं, प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर की कम है, और बहुत से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में, रिफॉर्म्स नहीं हो पाए हैं, जो कीमतें हैं वो फ्री मार्केट के हिसाब से सेट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के अंदर जो फार्म सेक्टर है वो जो इस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। जो 1 साल से मसला चल रहा है फार्मर्स का सरकार के साथ, सरकार नए तरह से जो रिफॉर्म्स लाना चाहती थी वो जो है उन्होंने ठीक तरह से फार्मर्स को समझाए नहीं हैं, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है फार्मर्स और सरकार के बीच में। फार्मर्स चाहते हैं गारंटीज, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, मतलब जितनी प्राइस पे सरकार खरीदती है उनसे उनका हार्वेस्ट, वो चाहते हैं कि इसकी लीगल गारंटी मिले। सरकार लीगल गारंटी दे नहीं सकती है, तो इस वजह से there's a breakdown of trust between the farmers and the Indian government। और जो मैंने जैसे बताया शहरों से लोग वापस फार्म्स पे गए हैं, वो फार्म के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है लोगों की। अच्छा, एक चीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सराहा भी जा रहा है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इंडियन इकॉनमी के लिए इस वक्त कितना ज़रूरी है? न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। फिगर्स में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी तक दिखना शुरू नहीं हुआ है। ये अनाउंसमेंट्स हैं, अगर ये मटेरियलाइज़ होंगी तो ये इकॉनमी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो सरकार खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी, कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी, कंपनीज़ के लिए ऑर्डर्स बढ़ेंगे, सीमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो उससे जीडीपी को एक स्टिमुलस मिल सकता है सरकार के इस खर्चे को बढ़ाने से। पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि करप्शन कम हो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस हो प्रोजेक्ट्स की। ऑलराइट, पूजा मेहरा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही दिल्ली से सहाफ़ी पूजा मेहरा, जो किताब द लॉस्ट डेकेड की मुसन्निफ़ा भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। थैंक यू।